खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। हमारे बड़े पुलिस परिवार में मुखिया होने के नाते हमारा विशेष दायित्व भी है और इस पर बहुत सारे कार्य किए गए हैं। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा जो पुलिस सैलरी पैकेज है पीएसपी, उसके माध्यम से 76 दिवंगत पुलिस कर्मियों को जो हमारे एक्सीडेंट्स में जिनकी डेथ हुई है उनके आश्रितों को कुल 137 करोड़ रुपए, मतलब roughly करीब 1.5 करोड़ रुपए पुलिसकर्मी अभी लगभग बढ़ करके 2.25 करोड़ रुपए नए वाले पैकेज में जो भी नेगोशिएट हमने किया है उनसे करीब 2.25 करोड़ रुपए पहुंच गया है, उनको दिया गया है। इसके अलावा इसमें पहली बार फैमिली पेंशनर्स तक इसको बढ़ाया गया है। सेवारत पुलिसकर्मियों के लिए 2.25 करोड़ तक, पेंशनर्स के लिए 85 लाख तक और फैमिली पेंशनर्स के लिए 37.5 लाख तक के बीमा कवर इसमें उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार से पुलिस कर्मियों के मेधावी बच्चों के लिए लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर में और गाजियाबाद में और प्रयागराज में 200 की क्षमता वाले छात्रावास भी प्रस्तावित हैं। प्रत्येक जनपद, पीएससी वाहिनी और इकाइयों में नोडल ऑफिसर्स के साथ डेडिकेटेड पुलिस वेलफेयर सेंटर बनाए गए हैं जिसमें वेलफेयर का काम किया जाता है। अभी तक हमारे 1900 विद्यार्थियों को जो हमारे पुलिस परिवार के हैं उनको कैरियर काउंसलिंग दी गई है। वामा सारथी जो है वो पुलिस परिवार के जो कार्य हैं, जो उनके वेलफेयर एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसमें अभी तक 1436 महिलाओं को और युवाओं को इसकी ट्रेनिंग दी गई है और करीब 51,000 लोगों को वेलनेस कैंप्स में मुफ्त मेडिकल की सुविधाएं दी गई हैं। ये लगातार ये गतिविधि भी आगे चल रही है। यातायात प्रबंधन में जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट करीब 6 महीने पहले शुरू किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का यातायात के बारे में और खासतौर से एक्सीडेंट्स के बारे में बहुत ही संवेदनशील नज़रिया है। वो अक्सर इस मीटिंग में इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि एक्सीडेंट के मामले में जो डेथ्स होती हैं उनको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। वो ऐसे नागरिकों की डेथ होती है जिनका किसी भी अपराध से कोई सरोकार नहीं है। अधिकतर ये डेथ्स या तो गाड़ियों के प्रॉपर फिटनेस न होने के कारण, यातायात के संचालन में दिक्कतें होने के कारण, यातायात के नियमों का पालन न होने के कारण या इंजीनियरिंग इश्यूज जो सड़कों के होते हैं उनके कारण होते हैं। इसके लिए जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के तहत करीब 573 क्रैश कंट्रोल टीम्स का गठन करके एक संस्थागत व्यवस्था बनाई गई है। और जब से ये आंकड़े ट्रैफिक के एक्सीडेंट संबंधी शुरू हुए हैं लेना, तब से पहली बार इस क्वार्टर में एक्सीडेंट्स की संख्या में कमी आई है, फैटेलिटीज की संख्या में कमी आई है। वरना क्योंकि आप जानते हैं कि गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सड़कें लगातार संकुचित हो रही हैं, सड़कों की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है जिससे कि स्पीड लोगों की बढ़ रही है, तो इस कारण से लगातार एक्सीडेंट्स एक अपवर्ड ट्रेंड में थे। बट इस संस्थागत इंटरवेंशन से, जिसमें कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, उन लोगों को ट्रेन किया गया है, जो भी इम्प्रूवमेंट्स माइक्रो लेवल पर हर एक स्ट्रेच में होने हैं उन स्ट्रेचेस में उनके द्वारा इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किए जा रहे हैं। जिन इम्प्रूवमेंट्स को वो स्वयं कर सकते हैं उन इम्प्रूवमेंट्स को वो स्वयं कर रहे हैं और जो इम्प्रूवमेंट्स डीएम की अध्यक्षता में हर एक जिले में कमेटी होती है उनको वो रिकमेंड करते हैं, जिसका फॉलोअप किया जाता है। इसके चलते करीब 11.5% मृत्यु में कमी आई है और 7.5% दुर्घटनाओं में कमी आई है। जनरली इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के यूसेज में एक गुणात्मक वृद्धि हुई है, उसी के साथ साथ साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई है। साइबर अपराधों में उत्तर प्रदेश पुलिस को एक संस्थागत रूप से इंस्टीट्यूशनल वे में उनको ट्रेनिंग दी गई है। भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का और जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनके द्वारा इसमें कई सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उन व्यवस्थाओं को
धरातल पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। इसमें हमारे करीब 62,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई गत एक वर्ष में, और अपने पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है। इस ट्रेनिंग के फलस्वरूप करीब 37% के लियन परसेंटेज तक हम लोग लगभग पहुंच गए हैं, जो कि देश में इस उत्तर प्रदेश को जो शीर्षस्थ स्थान है अग्रणी प्रदेशों की श्रृंखला में रखता है। इसमें अब एडवांस्ड लेवल की ट्रेनिंग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें साइबर के जो और बारीक पहलू हैं, तकनीकी पहलू हैं, उनके बारे में हम लोग अपने कर्मियों को जानकारी देंगे, उनकी ट्रेनिंग कराएंगे और पब्लिक को और बेहतर सुविधा, और बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। इसमें अभी तक कुल 450 करोड़ रुपए का धनराशि सीज की गई है, फ्रीज की गई है, और ये एक बड़ी धनराशि है, डेफिनेटली पूरे देश में सबसे ज़्यादा बड़ी धनराशि है। और इसको कई सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं जो हाईली टेक्निकल नेचर के हैं। उन टेक्निकल नेचर के कंपोनेंट्स के बारे में अपने कर्मियों को, अपने अधिकारियों को लगातार ट्रेनिंग देते हुए इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही हेडक्वार्टर लेवल पर भी जो एडवांस्ड लेवल की साइबर सेफ्टी है, सेफ्टी जो होती है वो साइबर क्राइम से थोड़ा सा व्यापक रूप होता है सेफ्टी का। सेफ्टी में इंटरनेट अटैक, हैकिंग और एडवांस्ड साइबर के अपराध शामिल होते हैं। उसके बारे में भी केंद्रीय स्तर पर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाने की तैयारी चल रही है, जो कि मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग उसको शुरू कर पाएंगे। पुलिसिंग में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पिछले एक साल में काफ़ी बढ़ाया गया है। आपको जानकारी है, मैंने आपको एक बार करीब 4-3 महीने पहले बताया था कि यक्ष ऐप के माध्यम से इसमें काम को आगे बढ़ाया गया है। इस ऐप को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो मंथन आयोजित हुआ था दिसंबर 2025 में, उसमें लॉन्च किया था। और इसमें ये एक AI सक्षम प्लेटफॉर्म है, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन, वॉइस सर्च, टेक्स्ट सर्च, क्राइम GPT, गैंग एनालिसिस और बीट लेवल की मॉनिटरिंग जैसे कंपोनेंट्स शामिल हैं। इसमें हमारे करीब 1 लाख पुलिसकर्मी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इससे अपराधों को वर्कआउट करने में, अपराधियों के निगरानी रखने में और भी ऐसे कार्य को करने में जिससे हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और एफिशिएंसी बढ़े, हमको सहायता मिली है। इसमें भी लगातार हमारी ट्रेनिंग भी जारी है और इसका क्रियान्वयन भी जारी है। और इसके मदद से फरार अपराधियों की पहचान, अभी पीछे एक मामला आया था जिसमें 32 साल बाद एक अपराधी को पकड़ा गया, सिर्फ इसी के फेशियल रिकॉग्निशन की फीचर के माध्यम से। 32 साल से वो अपना नाम और भेष वगैरह बदल करके रह रहा था। 32 साल में यू कैन अंडरस्टैंड कि काफ़ी चेंजेस भी आ जाते हैं, बट इसमें जो एडवांस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक है उससे वो बच नहीं पाया और उसमें वो पकड़ा गया। इसी प्रकार से इसके द्वारा हिस्ट्री शीटर्स की निगरानी, गैंग्स की निगरानी इत्यादि के कार्य भी किए जाते हैं। इनको खड़ा किया जाएगा, इनको ट्रेन किया जाएगा, इनको इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक्सीडेंट्स की संख्या में और भी अधिक कमी की जाए, जिससे कि इस अनावश्यक रूप से होने वाली जनहानि को रोका जा सके। आपको ध्यान होगा कि इस साल गत वर्ष 2 दिवसीय सेमिनार पुलिस मंथन के नाम से हुआ था। ये एक अभिनव प्रयोग था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें पूरे 2-1.5 दिन हमारे साथ बैठ करके सारे प्रेजेंटेशंस को गंभीरता से सुना और उस पर अपने विचार भी व्यक्त किए और कई सारे प्रपोजल्स को उसमें सैंक्शन किया। उन मंथन के जो भी फाइंडिंग्स थी, उस फाइंडिंग्स को लगातार हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं और भविष्य में होने वाले पुलिस मंथन 2 में उन फाइंडिंग्स को भी पुटअप किया जाएगा और उसके आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। इस वर्ष विशेष तौर पर 2 चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सब के साथ साथ इन सभी चीज़ों को तो आगे बढ़ाया ही जा रहा है, इसमें इसको और विस्तार किया जा रहा है, इनको और धार दी जा रही है, इसके रिजल्ट्स को और परिष्कृत किया जा रहा है। और 2 चीज़ों को विशेष तौर पर शुरू किया है। जैसे कि आपको मालूम है कि करीब 3 वर्ष पहले
जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट था उनको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इनको लागू किया गया है। इसमें कई सारे चेंजेस हैं, बट जो भी चेंजेस हैं उनके मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। इसके मुख्य उद्देश्य यही है कि नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और सुगम न्याय उपलब्ध कराना, ये उनका उद्देश्य है। और इसीलिए इसमें जो टाइमलाइन का अनुपालन विभिन्न स्तरों पर निर्धारित किया गया है। इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों में होगी, ट्रायल कितने दिनों में होगा, एविडेंस में तकनीक का प्रयोग कैसे होगा, सम्मन इत्यादि की प्रक्रिया क्या होगी। तो इन सब चीज़ों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यहाँ पर जो 3 इसमें मुख्य बिंदु हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक अभियान की तरह से इसमें ट्रेनिंग भी कराई जा रही है और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। 60 और 90 दिनों में 2 तरह के इन्वेस्टिगेशंस हैं, अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टिगेशंस हैं। 60 दिन में और 90 दिनों में इन डिफरेंट कैटेगरीज के इन्वेस्टिगेशन को पूर्ण करते हुए उसकी चार्जशीट कोर्ट में भेजना। इन्वेस्टिगेशन में शुरुआत में ही ई साक्ष्य यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट मौके से फॉरेंसिक टीम के द्वारा, फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्यों को एकत्रित करना, उनका प्रॉपर पैकेजिंग करना, उनका प्रॉपर लेबलिंग करना, उनको प्रॉपरली एफएसएल में भेजना, एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना और इस पूरी प्रक्रिया को ई साक्ष्य के माध्यम से सीसीटीएनएस यानी इन्वेस्टिगेशन की केस डायरी में जोड़ना। ये एक बृहद कार्य है जिसमें सभी इन्वेस्टिगेशंस में इसको शामिल करने के लिए लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस आने वाले समय में इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें ट्रेनिंग और पारदर्शिता और प्रोफेशनलिज्म के साथ इसमें क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को और कैसे बेहतर हो, इस पर विशेष तौर पर हमारे आईओज का, हमारे सर्किल ऑफिसर्स का और हमारे जिला स्तरीय अधिकारियों का विशेष ध्यान है, इसी इसको आगे बढ़ाया जाए। जनरली इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के यूसेज में एक गुणात्मक वृद्धि हुई है, उसी के साथ साथ साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई है। साइबर अपराधों में उत्तर प्रदेश पुलिस को एक संस्थागत रूप से इंस्टीट्यूशनल वे में उनको ट्रेनिंग दी गई है। भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का और जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनके द्वारा इसमें कई सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उन व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। इसमें हमारे करीब 62,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है गत 1 वर्ष में और अपने पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है। इस ट्रेनिंग के फलस्वरूप करीब 37% के लियन परसेंटेज तक हम लोग लगभग पहुंच गए हैं, जो कि देश में इस उत्तर प्रदेश को जो शीर्षस्थ स्थान है, अग्रणी प्रदेशों की श्रृंखला में रखता है। इसमें अब एडवांस्ड लेवल की ट्रेनिंग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें साइबर के जो और बारीक पहलू हैं, तकनीकी पहलू हैं, उनके बारे में हम लोग अपने कर्मियों को जानकारी देंगे, उनकी ट्रेनिंग कराएंगे और पब्लिक को और बेहतर सुविधा, बहुत और बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। इसमें अभी तक कुल 450 करोड़ रुपए का धनराशि सीज की गई है, फ्रीज की गई है और ये एक बड़ी धनराशि है। डेफिनेटली पूरे देश में सबसे ज़्यादा बड़ी धनराशि है और इसको कई सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं जो हाईली टेक्निकल नेचर के हैं। उन टेक्निकल नेचर के कंपोनेंट्स के बारे में अपने कर्मियों को, अपने अधिकारियों को लगातार ट्रेनिंग देते हुए इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही हेडक्वार्टर लेवल पर भी जो एडवांस्ड लेवल की साइबर सेफ्टी है, सेफ्टी जो होती है वो साइबर क्राइम से थोड़ा सा व्यापक रूप होता है सेफ्टी का। सेफ्टी में इंटरनेट अटैक, हैकिंग और एडवांस्ड साइबर के अपराध शामिल होते हैं। उसके बारे में भी केंद्रीय स्तर पर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाने की तैयारी चल रही है, जो कि मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग उसको शुरू कर पाएंगे। पुलिसिंग में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पिछले 1 साल में काफ़ी बढ़ाया गया है।
आपको जानकारी है, मैंने आपको एक बार करीब 4-3 महीने पहले बताया था कि यक्ष ऐप के माध्यम से इसमें काम को आगे बढ़ाया गया है। इस ऐप को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मंथन आयोजित हुआ था दिसंबर 2025 में, उसमें लॉन्च किया था। और इसमें ये एक AI सक्षम प्लेटफॉर्म है जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन, वॉइस सर्च, टेक्स्ट सर्च, क्राइम GPT, गैंग एनालिसिस और बीट लेवल की मॉनिटरिंग जैसे कंपोनेंट्स शामिल हैं। इसमें हमारे करीब 1 लाख पुलिसकर्मी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इससे अपराधों को वर्कआउट करने में, अपराधियों के निगरानी रखने में और भी ऐसे कार्य को करने में जिससे हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और एफिशिएंसी बढ़े, हमको सहायता मिली है। इसमें भी लगातार हमारी ट्रेनिंग भी जारी है और इसका क्रियान्वयन भी जारी है। और इसके मदद से फरार अपराधियों की पहचान, अभी पीछे एक मामला आया था जिसमें 32 साल बाद एक अपराधी को पकड़ा गया सर, इसी के फेशियल रिकॉग्निशन के फीचर के माध्यम से। 32 साल से वो अपना नाम और भेष वगैरह बदल करके रह रहा था। 32 साल में यू कैन अंडरस्टैंड कि काफ़ी चेंजेस भी आ जाते हैं, बट इसमें जो एडवांस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक है उससे वो बच नहीं पाया और उसमें वो पकड़ा गया। इसी प्रकार से इसके द्वारा हिस्ट्री शीटर्स की निगरानी, गैंग्स की निगरानी इत्यादि के कार्य भी किए जाते हैं। कोर्ट से सम्मन पुलिस को थाने पर आते हैं और थानों से उनको हमारे जो कर्मी हैं, वो जो समनी हैं, जो व्यक्ति हैं, चाहे विटनेसेस हों या कोई एक्यूज्ड हों या पुलिस के जो फॉर्मल विटनेसेस हों, उन सबको सम्मन जाते हैं और वो कोर्ट में जाकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। नई व्यवस्था में जो ये भारतीय सुरक्षा अधिनियम है, भारतीय सुरक्षा नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें ई सम्मन का प्रावधान किया गया है। यानी कोर्ट से वो सम्मन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थानों पर आएंगे, अल्टीमेटली डायरेक्टली समनी के पास जाएंगे, बट अभी इंटरिम अरेंजमेंट के रूप में वो थानों पर आएंगे और थानों से उनको साक्ष्य के साथ, यानी जो देते हैं सम्मन समनी को, तो वीडियोग्राफी के माध्यम से उसको कलेक्ट करके उसको वीडियोग्राफ को या फोटो को अपलोड करना होता है ई सम्मन वाले प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि एक कंफर्म होता है कि हमने इनको सम्मन इशू किया है, सम्मन इनको तामील किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष इसके अनुपालन की दर 86.56% रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 90% मामलों में ई सम्मन तामील किए गए हैं, उनके साक्ष्य जो हैं वो लगाए गए हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी आए और जो हमारे विटनेसेस हैं वो समय पर साक्ष्य के लिए पहुँचे और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको समय पर न्याय मिल सके, जो कि भारतीय न्याय संहिता का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का मूल उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी व्यवस्था को लगातार ट्रेन किया जा रहा है और इसके लगातार अनुसरण की कार्रवाई लगातार चल रही है। तो ये एक प्रमुख इनिशिएटिव कह लीजिए या एक हमारा प्रमुख ऑब्जेक्टिव रहेगा पुराने वाले 10 कार्यक्रमों के अतिरिक्त, जिसमें हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से जो संगठित अपराधी हैं, माफिया हैं और उनसे जुड़े व्हाइट कॉलर के जो उनके अपराधी हैं, उनके विरुद्ध भी रणनीतिक रूप से, वित्तीय रूप से और तकनीक आधारित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे कि माफिया की जो बैकबोन है, जो पहले ही टूटी हुई है, उनको और ऐसे नए माफिया जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में सामने आए हैं, जुड़े हैं, उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई हो। इसके लिए भी हम लोग और प्रभावी ढंग से इसको कार्य को आगे शुरू करेंगे, जिससे कि जितना भी ये संगठित अपराधों का सिलसिला है, इसको पूरी तरह से ब्रेक किया जा सके, पूरी तरह से इसकी कमर तोड़ी जा सके। तो ये आने वाले समय के लिए कुछ अतिरिक्त योजनाएं हैं। जो पुराने साल की जो योजनाएं थी उसमें जो रिजल्ट से मैंने आप सामने प्रस्तुत किए हैं, मुझे पूरी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो नागरिकों के मन में, विशेष तौर पर महिलाओं के, व्यापारियों के और नागरिकों के मन में जो एक सुरक्षा का भाव है और अपराधियों के मन में जो कानून का भय है, ये दोनों ही और मजबूती से आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। गत 1 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्य किया है। पुलिस ने, आपको ध्यान होगा, पिछले साल जब कार्यभार ग्रहण किया था तब 10 प्राथमिकताओं के बारे में जिक्र किया था। इन प्राथमिकताओं ने पूरे वर्ष में कार्यों को एक स्पष्ट दिशा दी है
और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है। ये सभी प्राथमिकताएं नागरिक केंद्रित प्राथमिकताएं हों, इस पर विशेष ध्यान रखा गया है। सबसे पहले अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जो पिछले 9 साल से चल रही है, उसको और अधिक धारदार बनाते हुए सभी प्रकार के क्राइम्स को इम्पोर्टेंस देते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की गई है। इसका मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7-8 सालों में तो अपराधों में काफ़ी कमी आई ही है। गत वर्ष भी इन सभी जो मेन अपराध थे उनके सभी हेड्स में अपराधों में कमी आई है। महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा का जो कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले 5 वर्षों में मिशन शक्ति के द्वारा एक समग्र कार्यक्रम जो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलाया जा रहा है, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस नोडल एजेंसी के रूप में लीड कर रहा है। गत वर्ष इसमें एक प्रमुख संस्थागत चेंज किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया और प्रदेश के समस्त थानों पर मिशन शक्ति केंद्र के नाम से संस्थागत परिवर्तन किए गए। इनमें जो तैनात कर्मी थे हमारे, उनको विशेष प्रशिक्षण दिए गए और अपराधों के, खासतौर से सामाजिक अपराधों जैसे दहेज के, घरेलू झगड़ों के, अल्पवयस्क जो बालिकाएं हैं उनके भगाने के मामले जो हैं, इनके बारे में उन्हें अवेयर किया गया। जो यंग लड़के हैं उनके परिवारों को भी अवेयर किया गया और इस प्रकार के सामाजिक अपराध जिस पर सामान्यतः ये माना जाता है कि ये एक पुलिसिंग इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकती, इन सभी सामाजिक अपराधों में भी कमी दर्ज की गई। इन मिशन शक्ति केंद्र में महिलाओं की बात को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया जो वहाँ के कर्मी थे और यही कारण है कि अब प्रदेश में किसी भी कोने में कोई भी महिला अपना अपराध के बारे में जब जाती है थाने पर, तो वहाँ पर मिशन शक्ति केंद्र के जो हमारे कर्मी हैं उनकी बातों को धैर्यता से सुनते हैं, धैर्यपूर्वक सुनते हैं और उसका जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो करते हैं। कार्रवाई करने के बाद भी जो फॉलोअप एक्शन है, जैसे छेड़खानी के मामलों में मुलजिम जेल जाने के बाद और चार्जशीट होने के बाद भी अगले 3 महीने तक एक उसका प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है, जिसमें वो उससे लगातार संपर्क में रहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में भी, और ये जानने के लिए भी कि दोबारा तो उसके साथ ऐसी घटना नहीं हो रही है। इस प्रकार के जो मामले हैं उनमें भी काफ़ी गिरावट आई है। अगर हम 6 महीने की बात करें तो मिशन शक्ति केंद्र के बाद दौरान के 6 महीने, शुरुआत के बाद के 6 महीने और उसके समकक्ष पीरियड में विभिन्न अपराधों में 9.5% से 33% तक की कमी आई है। जन शिकायतें जो एक इस 10 सूत्रीय कार्यक्रम का एक हिस्सा भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं की मुख्य प्राथमिकता है, उसमें थाने और चौकी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए इस एक व्यवस्था बनाई गई है, इसका लगातार अनुश्रवण किया जाता है और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंप्लेंट्स आती हैं, चाहे वो आईजीआरएस में आए, चाहे वो मुख्यमंत्री पोर्टल पर आए, चाहे वो केंद्र सरकार के पोर्टल पर आए, सभी पोर्टल्स में मिलाकर के पूरे प्रदेश में करीब 28% कम शिकायतें दर्ज हुई हैं। इससे ये प्रतीत होता है, इससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं के निराकरण में और समाधान में सुधार हुआ है, जिससे कि लोग वहाँ पर जाकर के अपनी समस्याओं को बता भी रहे हैं, उनका समाधान भी हो रहा है। शुरुआती नेग्लिजेंस नजर आता है, फिर बड़ी घटना होती है। ये बहुत ही गंभीर घटना है, इसमें जवाबदेही फिक्स की गई है कंसर्न ऑफिसर की और आगे भी मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जहाँ पर भी जिस भी स्तर पर पुलिस के अधिकारियों की या कर्मियों की लापरवाही सामने आती है, उस पर तत्काल जवाबदेही फिक्स की जाएगी और उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मांगी है कि ऐसे तमाम लोग हैं जो माननीय हो चुके हैं, उनके पास तमाम शस्त्र लाइसेंस भी हैं, क्या उसको लेकर कोई अभियान चलाएंगे या कोर्ट में आप कुछ ब्यौरा पेश नहीं, करें? डेफिनेटली कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें कुछ जानकारी मांगी है। उसमें कुछ जानकारी क्योंकि वो बृहद जानकारी है, वो राइट तो मीडिया में छोटा सा पार्ट हुआ था, बट कोर्ट के ऑर्डर में और भी बृहद जानकारी है। उसमें से कुछ पार्ट हम लोगों ने सबमिट कर दिया है, बाकी पार्ट सबमिट कर दिया जाएगा। सर, हाल के दिनों में एटीएस और एसटीएफ ने जिस तरीके से कार्रवाई की, जिसमें ये पाया गया कि पाकिस्तानी गैंगस्टर जो सीमा पार बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अपराधियों को कह लीजिए, संदिग्धों को कह लीजिए, उनको टारगेट कर रहे हैं और उनके जरिए एक अपराध कराना चाह रहे हैं, ये कितना संवेदनशील है सर? ये बहुत संवेदनशील मामला है। आतंकवाद के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। जैसे कि आपने बताया कि सीमा पार बैठे हुए कुछ अपराधी गिरोह यहाँ पर जो युवा हैं, गलीबल युवा हैं, उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करके उनको छोटे छोटे टारगेट्स देते हुए, पैसे का ट्रांजैक्शन करते हुए उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एटीएस और एसटीएफ इस दिशा में बहुत सजग है। शुरुआती दौर पे ही इसमें एटीएस ने और एसटीएफ ने मैं समझता हूँ कि करीब 12-13 ऐसे लोगों को पकड़ा है विभिन्न अभियानों के दौरान, विभिन्न ऑपरेशंस के दौरान, और उनसे महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं और उसके आधार पर कार्रवाई आगे चल रही है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।